हल्के हरे रंग के सूट में लाइट मेकअप के साथ खूबसूरत सी अनन्या और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। घर को चारों तरफ से लाइट और फूलों से सजाया गया था। थोड़ी देर बाद शोर हुआ कि लड़के वाले आ गए हैं। अनन्या अपनी सहेली और रिश्तेदारों से घिरी हुई बैठी थी। अनन्या की सास विमला जी अपने सभी रिश्तेदारों के साथ वहां पहुंची थी। शोभा जी और वहां मौजूद सभी लोगों ने उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया। थोड़ा खाने पीने के बाद मेहंदी की रस्म शुरू की गई। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। बारी बारी से सब अनन्या को मेहंदी लगा रहे थे। अनन्या का होने वाला पति राहुल भी अपनी माँ के साथ वहां गया था। उसे भी अनन्या के साथ बिठाया गया। अचानक दोनों ने ही नोटिस किया कि अनन्या की माँ शोभा जी कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। विमला जी भी कहीं गायब थी। न जाने वे दोनों ऐसे मौके पर कहाँ गायब हो गई थी। फिर अनन्या की नज़र अपनी माँ पर गई। वह भीड़ में सबसे पीछे एक तरफ खड़ी कुछ सोच रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान भी लग रही थी। राहुल ने भी उन्हें इस तरह परेशान देखा, पर उस वक्त दोनों मेहमानों से घिरे हुए बैठे थे। रस्म पूरी होने के बाद जब लड़के वाले चले गए तो अनन्या ने अपनी माँ का उतरा हुआ चेहरा देखा तो पूछने लगी कि आखिर बात क्या है। पहले तो माँ कहते हुए हिचकिचाई, लेकिन फिर जो बात उसने अनन्या को बताई वह सुनकर तो अनन्या के होश उड़ गए और वह ज़मीन पर जा गिरी थी, क्योंकि राहुल अपने कमरे में सो रहा था। जब उसे अचानक अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, वो एकदम से हड़बड़ा कर बैठा। अपनी माँ की आवाज़ उनके कमरे में से ही आ रही थी। वह जल्दी से दौड़ते हुए अपनी माँ के कमरे तक पहुँचा। दरवाज़ा खुला था। सामने के नज़ारे ने उसके होश उड़ा दिए। सामने बिस्तर पर उसके पापा लेटे थे। वे बेहोशी की हालत में थे। उनकी मौत का वक्त करीब था। उनकी सांस उखड़ रही थी। राहुल की माँ अपने पति का हाथ थामकर उनके पास ही बिस्तर पर बैठी हुई लगातार रो रही थी। शायद वह भी जान चुकी थी अब प्रकाश जी का आखिरी समय आ पहुंचा है। राहुल जल्दी से अपने पिता के पास पहुंचा और बोला, माँ मुझे एम्बुलेंस को कॉल करनी चाहिए। राहुल ने माँ से कहा तो प्रकाश जी ने कांपते हुए हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। तभी कमरे में प्रकाश जी के दोस्त की विधवा शोभा आई। वह प्रकाश जी की मुंह बोली बहन भी थी। वह कल ही उनके घर आई थी। जैसे ही उन्हें प्रकाश जी की तबीयत खराब का पता चला तो वह उन्हें देखने आ गई थी। उन्होंने जो भाई की ख़राब हालत देखी तो वह भी बहुत ज़ोर से रोने लगी। शोभा तेज़ी से आगे आई और प्रकाश जी के पैरों के पास बैठ गई। क्या हो गया भाई साहब को? भाभी, ये बोल क्यों नहीं रहे? इन्हें अस्पताल लेकर चलना चाहिए। आप लोग इस तरह बैठे क्यों हैं? शोभा परेशान हो गई। उन्होंने अपनी भाभी यानी राहुल की माँ से सवाल किया, मगर उन्होंने शोभा के सवाल पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। खामोशी से अपने पति का हाथ अपने हाथों में लेकर बैठी रहीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी प्रकाश जी ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में अपनी पत्नी से कहा, मेरा वक्त अब नज़दीक है। मुझे अस्पताल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनों के पास मरना चाहता हूँ। बस मेरी आखिरी इच्छा को पूरा कर देना। राहुल और शोभा की बेटी अनन्या की शादी करवा देना। शोभा विधवा है और इसके सर पर जवान बेटी का बोझ है। मैं चाहता हूँ कि राहुल इसका दामाद बन जाए। मेरी आखिरी इच्छा का मान रखना। यह वादा मैंने अपने दोस्त से किया था। प्रकाश जी की सांसें उखड़ने लगी। उनकी पत्नी विमला हक्का बक्का उनकी तरफ देख रही थी। उनके हाथों से प्रकाश जी का हाथ कब का छूट गया था। राहुल भी हैरान था कि उसके पापा ने आखिरी समय में कैसी बात कर दी थी, लेकिन वह पिता की बिगड़ी हुई हालत से ज़्यादा परेशान हो गया। उसने जब से मोबाइल निकाला ताकि एम्बुलेंस को बुला सके, लेकिन इस पल प्रकाश जी की मौत हो चुकी थी। उनके हाथ बेजान होकर नीचे गिर गए। विमला की घुटी सी चीख निकली। शोभा भी वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी और राहुल खामोश नज़रों से अपने पिता के शरीर को देख रहा था। उसके दिमाग में आंधी सी चलने लगी। कुछ देर बाद जब इन लोगों की हालत संभली तो लोगों और रिश्तेदारों को खबर कर दी गई। जिसको भी प्रकाश जी की मौत का पता चला वह अफसोस के बिना ना रह सका, क्योंकि प्रकाश जी बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी अच्छाई पूरे ख़ानदान में क्या पूरी दुनिया में मशहूर थी। धीरे धीरे मेहमान उनके घर जमा होने लगे और फिर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। दुख के मारे सबका बुरा हाल था, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा हाल प्रकाश जी की पत्नी विमला का था। वजह सिर्फ प्रकाश जी की मौत नहीं थी, बल्कि उनकी आखिरी इच्छा ने विमला को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वह किसी तरह भी शोभा की बेटी को अपनी बहू बनाने को तैयार नहीं थी। उन्हें शोभा एक आंख नहीं भाती थी।
एक अरसा गुजर चुका था जब शोभा विधवा हो गई थी और उनके विधवा होने से लेकर आज तक उनका खर्चा प्रकाश जी ही उठाते थे। कितनी बार तो विमला को अपने अरमानों और इच्छाओं को मारना पड़ता था, क्योंकि उनके पति के पास खर्च के लिए बस इतने ही पैसे होते कि वह अपने घर का खर्चा चला सके और बाकी पैसे वह शोभा को भेज देते थे। बस यही वजह थी कि विमला को शोभा से एक नफ़रत सी हो गई थी। हालांकि शोभा विमला के साथ बहुत प्यार का बर्ताव करती थी, बिल्कुल अपनी सगी भाभी की तरह मानती थी और उसकी एहसानमंद भी थी, लेकिन वह अंदर ही अंदर ये बात जानती थी कि विमला शोभा को पसंद नहीं करती। पिता के क्रियाक्रम के बाद राहुल अंदर आया तो मोहल्ले की कुछ औरतें अभी भी विमला के पास बैठी हुई थी। शोभा भी वहीं मौजूद चुपचाप बैठी हुई थी। राहुल को अनन्या कहीं नज़र नहीं आई, जिसके साथ प्रकाश जी ने उसकी शादी की बात की थी। राहुल दुख से निढाल था। अंदर जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। दुख से उसका दिल फटा जा रहा था। तभी उसने एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। राहुल ने चौंक कर सिर उठाया तो ठंडा पानी का ग्लास हाथ में लिए अनन्या उसके सामने खड़ी थी। सफ़ेद रंग के दुपट्टे में भी उसका गोरा रंग चमक रहा था। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। शायद उसे भी प्रकाश जी की मौत का बहुत दुख था। राहुल ने खामोशी से उससे पानी का गिलास ले लिया। उसे सच में उस समय प्यास लगी थी। एक ही सांस में पानी का गिलास खाली करते हुए उसने गिलास अनन्या को वापस पकड़ा दिया। वह गिलास लेकर वापस चली गई। राहुल उसे जाता हुआ देखता रहा। वह बहुत खूबसूरत थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक़ था। प्रकाश जी ने ही उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवाया था। अब शायद वह ग्रेजुएशन कर चुकी थी। राहुल को उससे शादी करने पर कोई आपत्ति नहीं थी। दिन गुजरते गए और विमला और राहुल के दिलों से प्रकाश जी की मौत का दुख कम होने लगा। लेकिन राहुल को याद था कि मरने से पहले उसके पिता ने क्या आखिरी इच्छा की थी। शोभा कब की अपने घर जा चुकी थी। उसने अपनी भाभी के बदलते हुए तेवर देख लिए थे, इसलिए उसने विमला से अनन्या और राहुल की शादी की कोई बात नहीं की थी। राहुल जानता था कि उसकी माँ को शोभा पसंद नहीं, इसीलिए वह भी चुप था। लेकिन एक दिन उसकी हैरत की हद न रही जब विमला रात को उसके कमरे में आई। वह अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। विमला के हाथ में दूध का गिलास था। उसने वह गिलास राहुल की टेबल पर रखा और उसके पास ही रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। राहुल, तुम्हें याद तो होगा कि तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले अपनी आखिरी इच्छा बताई थी। अब क्योंकि उनकी मौत को काफ़ी दिन गुज़र चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर दें, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और हम पर कोई कर्ज बाकी न रहे। मैं कल ही शोभा से बात करूँगी और शादी की तारीख तय कर दूँगी। तुम भी अपनी तरफ से शादी की तैयारियाँ शुरू कर दो। राहुल हैरानी से अपनी माँ को देख रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी माँ इतनी आसानी से उसकी अनन्या के साथ शादी के लिए मान जाएगी। राहुल को बहुत हैरानी हुई थी। अनन्या उसे पसंद थी और वह खुशी खुशी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार था। विमला ने जब उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखी तो उसके माथे पर अचानक बल पड़ने लगे। तभी उन्होंने कुर्सी से उठते हुए राहुल को बोला, तुम्हारी शादी हो जाए तो अपनी छोटी दोनों बहनों को भूल मत जाना। वह भी जवान हैं और शादी के लायक हैं, और याद रखना कि वह दोनों अब तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। राहुल को भला अपनी बहनों की जिम्मेदारी उठाने से क्या इनकार हो सकता था। उसने विमला को तसल्ली दी कि वह दोनों बहनों का ख्याल रखेगा। अगले दिन ही विमला ने शोभा को फ़ोन कर दिया। शोभा उनकी आवाज़ सुनकर तो हैरान रह गई। ज़िंदगी में शायद पहली बार विमला ने उन्हें खुद से फ़ोन किया था। और जब शोभा को पता चला कि विमला राहुल और अनन्या की शादी जल्द से जल्द करना चाहती है, तो उसकी हैरत की सीमा ना रही। वे बहुत ज़्यादा खुश थी। उनकी इकलौती बेटी थी, पढ़ी लिखी, लेकिन तब भी उन्हें उसकी तरफ से फ़िक्र रहती थी। ख़ानदान भर में लोगों को पता चल गया कि राहुल और अनन्या की शादी हो रही है। जिसने भी सुना वह विमला के बड़े दिल की तारीफ़ करने लगा। शोभा के पास इतनी रकम नहीं थी कि वह अपनी बेटी को कीमती दहेज देती, इसीलिए सभी जानते थे कि वह 2 जोड़ों में ही अनन्या को विदा करेगी। दोनों घरों में शादी की तैयारी होने लगी और मेहंदी का दिन भी आ गया। राहुल के घर में बहुत मेहमान आए हुए थे। रात हुई तो विमला अपनी बेटी और सारे मेहमानों समेत मेहंदी लेकर शोभा के घर जा पहुंची। उनके शानदार वेलकम किया गया। उनके साथ राहुल भी गया था।
मेहंदी की रस्म के दौरान राहुल ने नोटिस किया कि उसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है और साथ ही शोभा भी आसपास कहीं नहीं थी। फिर अचानक राहुल की नज़र शोभा पर गई। वे बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उनको देखकर राहुल को बड़ी हैरानी हुई। अनन्या भी अपनी माँ की तरफ देख रही थी। शोभा का रंग पीला पड़ रहा था। मेहंदी की रस्म पूरी हो गई तो विमला खुशी खुशी बेटे को लेकर घर वापस आ गई। आज तो उनकी चाल ही निराली थी। न जाने उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उनके चेहरे से खुशी फूट रही थी, मगर खुशी सिर्फ उनके घर में थी। अनन्या के घर में तो इस वक्त मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। विमला ने आज रस्म के दौरान चुपके से शोभा के कान में ये बात कह दी थी कि अगर बेटी को मेरे घर ब्याहना चाहती हो तो इसे कीमती दहेज देकर विदा करो, और अगर नहीं तो वह कल बारात लेकर नहीं आएगी और ख़ानदान भर में बहाना बना देगी कि राहुल ने शादी से इनकार कर दिया है। सब जानते थे कि राहुल माँ का कितना कहा मानता है। वह कभी भी माँ की बात से इनकार नहीं करता। उस वक्त शोभा रोती हुई घर के मंदिर में बैठी थी। उसके पास मेहमानों को खाना खिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ये पैसे भी उन्होंने किसी से उधार लिए थे, लेकिन अब यही इतनी बड़ी परेशानी थी उनके सामने। अनन्या खामोशी से माँ का चेहरा देख रही थी। अगर ये सब कुछ विमला शादी से पहले कहती तो ज़रूर अनन्या खुद ही मना कर देती, लेकिन अब कल विदाई थी और शादी से एक दिन पहले शादी का टूटना उनके लिए बहुत ज़्यादा बेइज्जती की बात थी। आखिर शोभा ने एक फ़ैसला कर लिया। उन्होंने उस वक्त एक प्रॉपर्टी डीलर को फ़ोन किया जो काफ़ी वक्त से उनका मकान ख़रीदने के पीछे पड़ा था। शोभा ने अपने औने पौने दामों में मकान बेच दिया। जो पैसा प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें दिया उनके मकान की असली कीमत से भी आधी थी, लेकिन वह उस वक्त मजबूर थी। उन्होंने उन पैसों से अनन्या के दहेज का इंतज़ाम कर दिया। अगले दिन जब बारात आई तो शोभा ने खामोशी से सारा दहेज बारात के साथ भेज दिया। अनन्या बहुत दुखी थी कि शोभा ने अपना मकान बेचकर दहेज का इंतज़ाम किया, लेकिन शोभा खुश थी। राहुल भी हैरान था कि आखिर शोभा आंटी के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि उन्होंने दहेज भी दे दिया, लेकिन वह चुप रहा। आज उसकी शादी का दिन था। वह बहुत खुश था। अनन्या खामोशी से विदा होकर राहुल के घर आ गई, लेकिन उसके दिल में खुशी की एक झलक भी नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ बेघर हो चुकी थी। बेटी को विदा करके शोभा खुद किराए के मकान में शिफ्ट हो गई। अनन्या की शादी को कई दिन गुजर चुके थे। राहुल एक बहुत अच्छा पति साबित हुआ था। वह उसका हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश करता। विमला और उसकी बेटियों का बर्ताव भी उसके साथ ठीक ही था, लेकिन वह एक बात देख रही थी कि राहुल विमला का बहुत कहना मानता था। अगर वह कहती रात तो आंखें बंद करके रात मान लेता, और वह कहती दिन है तो सारा दिन यही माला जपता रहता। माँ की किसी बात से इनकार करना राहुल के बस में नहीं था। अनन्या धीरे धीरे अपने ससुराल के माहौल में सेट होने लगी। उसके दिल में अभी तक ये था कि उसकी शादी के लिए उसकी माँ को अपना घर बेचना पड़ा, लेकिन उसने कोशिश की कि वह इस सब को भूल जाए और इन घर वालों को अपना बना ले। तभी उसकी बड़ी ननंद के रिश्ते की बातचीत होने लगी। जिन लोगों में रिश्ता तय हुआ था, अनन्या को एक नज़र में वह ज़रा लालची से लगे। वह ललचाई नज़रों से घर में मौजूद सामान को देख रहे थे, जो ज़्यादातर अनन्या के दहेज का था। उन्होंने शादी की शर्तों को साफ तौर से कहा कि उन्हें लड़की के घर वालों से सोने का सेट और लंबा चौड़ा दहेज चाहिए, लेकिन अनन्या तब हैरान रह गई जब विमला ने उन्हें हाँ कर दी और कहने लगी, आप चिंता मत कीजिए, बस मेरी बेटी खुश रहे। आप जितना दहेज मांगेंगे मैं आपको उतना ही दूंगी। राहुल भी हैरान था कि आखिर उसकी माँ दहेज का इंतज़ाम कहाँ से करेगी, क्योंकि उसके पास तो इतने पैसे थे ही नहीं। वह कुछ सामान तो दे सकता था, लेकिन इतना शानदार दहेज उसके बस की बात नहीं थी। बहन की शादी से 2 दिन पहले विमला ने राहुल को अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, अनन्या को उसकी माँ के घर छोड़ आओ, बाद में तो शादी का हंगामा शुरू हो जाएगा। वह अपनी माँ से मिल ही नहीं सकेगी। शोभा की तबीयत ख़राब है, वह शादी में नहीं आ सकती, इसलिए अच्छा यही है कि अनन्या जाकर उससे मिल ले। राहुल भला माँ की बात से इनकार करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। हालांकि वह चाहता था कि अनन्या उसके साथ रहे। उसने अनन्या को जब चलने को कहा तो वह खामोशी से राहुल को देखकर रह गई। न जाने क्यों उसका दिल खटक रहा था कि कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। राहुल खामोशी से उसे शोभा के घर छोड़ आया, और जब अगले दिन अनन्या अपनी ससुराल वापस आई तो उस पर क़यामत टूट पड़ी।
जब उसने घर में कदम रखा, घर में कई मजदूर अनन्या के दहेज का सामान उठाकर बाहर खड़े हुए ट्रक में रख रहे थे। विमला उनकी निगरानी कर रही थी। राहुल तो हैरान ही रह गया। वह जल्दी से माँ के पास आया। माँ, ये सब आप क्या कर रही हैं? आपने तो मेरा पूरा कमरा खाली कर दिया है। आखिर ये सामान कहाँ भेज रही हैं? राहुल के सवाल पर विमला ने तेज़ नज़रों से उसको घूरा और कहने लगी, यह सामान तुम्हारी बहन के होने वाले ससुराल जा रहा है। उसे दहेज देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए अनन्या का सारा दहेज तुम्हारी बहन को दे रही हूँ। उसका घर बसाने के लिए ही बहुत ज़रूरी है, और अब अच्छा ही है कि तुम भी अनन्या को तलाक दे दो। उस लड़की का हमारे घर में जितना काम था वह पूरा हो चुका है। मुझे उसके दहेज की ज़रूरत थी ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं, और आज मेरी ज़रूरत पूरी हो गई है। अब तुम देर मत करो और शादी होते ही यहाँ से उसको उसकी माँ के घर वापस भेज दो, और उसके बाद उसकी माँ के घर में ही तलाक का नोटिस भेज दो। राहुल के सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। उसने इस बात के खिलाफ़ कुछ कहने की ज़रा सी कोशिश की, लेकिन विमला की तेज़ आवाज़ ने उसकी आवाज़ को वहीं घोट दिया। उसने खामोशी से अनन्या को तलाक के पेपर भिजवा दिए। अपनी माँ के घर में अनन्या, जो राहुल के आने का इंतज़ार कर रही थी, जब उसके हाथ में डाक से तलाक का नोटिस आया तो वह वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। वह तो सोच भी नहीं सकती थी कि राहुल उसके साथ इस तरह करेगा। विमला ने धूमधाम से बेटी को ब्याह दिया। उसके ससुराल वाले इतना कीमती दहेज देखकर बहुत खुश हुए। विमला घमंड से गर्दन अकड़ाए हर एक को यही कहती कि आखिर पहली बेटी की शादी कर रही थी, इतना दहेज भी न देती तो क्या फ़ायदा मेरे माँ होने का। राहुल कायरों की तरह माँ की बात में हाँ मिलाता रहा। वह अंदर ही अंदर दुखी था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी माँ के सामने अपने दुख का इजहार कर सकता। बेटी को विदा करके विमला हॉल से घर आई तो बहुत खुश थी। उन्होंने राहुल का उतरा हुआ चेहरा देख लिया था। राहुल खामोशी से अपने कमरे में जाने लगा तो उन्होंने उसे आवाज़ दी, राहुल, मेरी बात सुनो। राहुल मुड़कर उनके चेहरे की तरफ देखने लगा। उसके पास रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई और राहुल को भी अपने सामने बिठा लिया। फिर कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम अपना घर बर्बाद होने पर उदास हो, मगर तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए चांद सी लड़की ढूंढूंगी, उससे तुम्हारी शादी करवाऊंगी। देखना, वह अनन्या से भी कई गुना ज़्यादा महंगा दहेज लेकर आएगी। तुम्हारे पिता ने ज़िंदगी भर सिवाय शोभा और उसकी बेटी को पालने के और कोई काम नहीं किया। मेरे पास कोई ख़जाना नहीं है जिसे मैं तुम्हारी बहनों की शादी करूं। आजकल लड़के वाले कीमती दहेज की डिमांड करते हैं। जब तक तुम्हारी दूसरी बहन के लिए दहेज का इंतज़ाम नहीं होगा, वह भी यहीं बैठी रह जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी करो और तुम्हारी दूसरी बीवी जो दहेज लेकर आए वह सब मैं तुम्हारी छोटी बहन को दे दूँ। इस तरह तुम और मैं अपने फ़र्ज़ से आज़ाद हो जाएंगे। इसके बाद तुम जिससे चाहोगे शादी कर लेना। राहुल अपनी माँ की बात सुनकर हक्का बक्का उनका चेहरा देखने लगा। कितनी आसानी से वह दूसरों की बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद करने की बात कर रही थी और बदले में अपनी बेटियों का घर बसाना चाह रही थी। राहुल एक झटके से उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके अंदर अपनी माँ की और बातें सुनने की हिम्मत नहीं थी। विमला ने नफ़रत से अपना सर झटका। 2 दिन में ही अनन्या के प्यार का भूत सर से उतर जाएगा, फिर खुद ही दूसरी शादी के लिए कहना शुरू कर देगा। आखिर को मर्द ज़ात है। विमला मुस्कुराती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उन्होंने उस रात ही रिश्ता करने वाली औरत से राहुल के रिश्ते के लिए बात कर ली। वह नहीं जानती थी कि अगली सुबह उनके लिए कौन सी क़यामत लेकर आने वाली है। वह रात विमला ने बड़े सुकून से गुजारी। सुबह हुई तो जल्दी से उठ बैठी। आज उन्हें अपनी बेटी का नाश्ता लेकर उसके ससुराल जाना था। वह खुद ही खुशी से बेटी के घर जाने की तैयारी करने लगी। राहुल के कमरे का दरवाज़ा अभी तक बंद था। उनकी मदद करवाने के लिए छोटी बेटी मौजूद थी। चाय का कप मेज़ पर रखते हुए उन्होंने अपनी छोटी बेटी के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहने लगी, तुम देखना, बहुत जल्द मैं तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में कर दूंगी, और जितना दहेज मैंने परी को दिया है उससे 2 गुना दहेज मैं तुम्हें दूंगी, क्योंकि इस बार मैं राहुल की शादी किसी पैसे वाले परिवार में करूंगी जो बेटी को ज़्यादा दहेज दे। राहुल की छोटी बहन भी मुस्कुरा दी। शायद उनके अंदर ऊपर वाले का डर मौजूद ही नहीं था। तभी डोरबेल बजी। विमला चौंक उठी। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? उन्होंने बेटी का इशारा किया कि नाश्ते के बर्तन टेबल से उठा लो और खुद दरवाजे की तरफ चल दी।
कोई था जो पागलों की तरह बैल बजा रहा था। विमला बड़बड़ाने लगी कि आ रही हूँ, दरवाज़ा तोड़ोगे क्या? सुबह सुबह दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया है। ये बोलते हुए विमला दरवाजे के पास पहुँची और गेट खोल दिया। बाहर जो नज़ारा उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा कर रख दिए। उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। दरवाजे के सामने उनकी बेटी परी खड़ी थी, जिसकी कल रात ही शादी हुई थी। विमला ने फटी आंखों से उसे सर से लेकर पैर तक देखा। वह सादे से कपड़ों में थी। उसके गाल पर थप्पड़ों के निशान छपे हुए थे और होंठ से खून बहकर जम चुका था। वह लूटी-पिटी हालत में आंसू बहाते हुए गेट के बाहर खड़ी थी। विमला ने लपक कर उसे गले लगा लिया। वह बिलख-बिलख कर रोने लगी। क्या हुआ मेरी बच्ची? ये सब किसने किया है? तुम्हारी हालत कैसे हुई? तुम सुबह-सुबह यहाँ क्यों आई हो? विमला का दिल फटा जा रहा था। परी ने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया और आंसू साफ करते हुए बोली, माँ, यहाँ से जाने के बाद तो सब बिल्कुल नॉर्मल था, मगर सुबह 5 बजे के करीब अचानक मेरे पति ने मुझे थप्पड़ मारकर उठाया। मैं हैरत के मारे उसका चेहरा देख रही थी। जब दरवाज़ा खोलकर मेरी सास और नंदे कमरे के अंदर आईं, उन सब ने मिलकर मुझे मारा। उनका कहना था कि उन्होंने सिर्फ दहेज का माल बटोरने के लिए शादी की थी, वरना उन्हें मुझ जैसी कम सुंदर लड़की की ज़रूरत नहीं थी। मेरा पति भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहा था। सब ने मिलकर मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। शादी में जो मेहमान थे वह सभी उनके असली रिश्तेदार नहीं थे और ना ही वह लोग इस शहर में रहते हैं। जिस घर को उन्होंने अपना बताया था वह भी किराए का था। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। परी रोते हुए फिर से विमला के गले लग गई। विमला तो जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। उन्होंने जो कुछ अनन्या के साथ किया था वही सब कुछ पलटकर उनकी बेटी के साथ हो गया था। वह नहीं जानती थी कि इस दुनिया में जो जैसा करता है उसके आगे भी वैसा ही आता है। उन्होंने खुद अपने हाथ से जो गड्ढा अनन्या और शोभा के लिए खोदा था उसमें उनकी बेटी ही जा गिरी थी, मगर अब पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी।